हेलो एंड वेलकम टू द एचजीसी एकेडमी। माई सेल्फ नेहा और हम 11th क्लास का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अभी हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी ये पढ़ रहे हैं 4th चैप्टर। उसमें हमने एमओए पढ़ा है और एओए पढ़ा है। आज हम उस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे है, वो है प्रोस्पेक्टस। आज हम देखेंगे प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या है, कौन से टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस होते हैं ये देखेंगे। ओके, सो बेसिकली प्रोस्पेक्टस को मतलब क्या है, ऑलरेडी आपने ये वर्ड मेरे मुंह से सुना ही होगा, प्रोस्पेक्टस। 3rd चैप्टर में आपने सुना ही होगा कि जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में आपने फर्स्ट पार्ट में मेरे मुंह से प्रोस्पेक्टस ये वर्ड सुना ही होगा। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या, प्रमोटर जब अपने शेयर्स को इशू करता है तो उसे वो पब्लिक में जब वो इशू करता है तो इशू से पहले उसे एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, वो होता है प्रोस्पेक्टस। नाउ आप बोलोगे कि मैम उस डॉक्यूमेंट में क्या होता है। सी बेसिकली इतना समझ लीजिए अभी कि मराठी में हम उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं माहिती पत्रक, इंफॉर्मेशन लेटर या इंफॉर्मेशन बुकलेट, इंफॉर्मेशन पेपर्स। उस समय क्या होता है, उसमें डिटेल अबाउट द कंपनीज, उनके एस्पेक्ट क्या होते हैं, उनकी गोल, उनके विजन्स और इशू करने के पीछे वजह क्या है। जब कंपनी इशू करती है शेयर्स, उसके पहले कंपनी को प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है। ओके, सो बेसिकली आप कहोगे कि मैम प्रोस्पेक्टस की क्या जरूरत है, लोगों को हम एमओए दे रहे हैं, उसमें इतना डिटेल में दिया गया है एवरीथिंग अबाउट द कंपनी, उसमें अगेन शेयर्स के बारे में भी बोला गया है कि क्या है, क्यों कर रहे हैं हम इशू, सारी चीजें। तो मैम प्रोस्पेक्टस अलग से क्यों बनाना है। सो बेसिकली हमने ये भी पढ़ा है कि एमओए डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होता है। इट कंटेंट्स ऑफ लॉट्स ऑफ पेजेस, थाउजेंड्स, कभी कभी थाउजेंड ऑफ पेजेस का एमओए होता है। तो हम हर एक को इतना सारा तो नहीं दे सकते, पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू रीड दैट एमओए। सो बेसिकली लोग हमारे एमओए में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो प्रोस्पेक्टस क्या होगा, वो शॉर्ट में दिया गया है। मान लो वो एमओए आपका 600 पेजेस का होगा तो कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टस आपका 50 पेजेस का होगा। शॉर्ट में सारी डिटेल्स आपके कंपनी की मेंशन की गई है। कहीं ना कहीं वो लोग तो पढ़ेंगे, लोगों का इंटरेस्ट तो बनेगा कि चलो इसमें क्या दिया है, देखते हैं कंपनी क्या कर रही है, वो तो पढ़ते, तो लोगों का इंटरेस्ट जनरेट होगा, लोग पढ़ना चाहेंगे, लोगों का इंटरेस्ट जनरेट होगा और लोग हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ओके, सो समझ में आया बेसिक प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है। तो हम थोड़ा टेक्स्ट बुक में भी देखने वाले हैं कि टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में प्रोस्पेक्टस का मतलब। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं मेरे साथ प्रोस्पेक्टस। When a public company is collecting capital by issuing shares to the public, has to issue a document called as prospectus. When public, see now, अभी कौन सी कंपनी इशू करती है शेयर्स, लोगों को कौन सी कंपनी इशू करती है, पब्लिक कंपनी। सो जब यहां बोला गया जब पब्लिक कंपनी लोगों से पैसा इकट्ठा करती है शेयर्स के बदले में, तो हम उनको एक डॉक्यूमेंट देते हैं। वो डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, वो डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। जब पैसे शेयर्स के बदले में हम उनसे पैसे लेते हैं और हम उन्हें एक डॉक्यूमेंट भी देते हैं जिसमें हमारे कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, हम उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। क्लियर? Okay, prospectus is a document which contains information about various aspects of a company, okay, and invites the investors to buy the securities offered to the company. Okay, so basically क्या है प्रोस्पेक्टस, ये डॉक्यूमेंट में क्या होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन के सारे एस्पेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन वहां मेंशन होती है और कंपनी क्या बोलती है इन्वेस्टर्स को, प्लीज हमारी सिक्योरिटीज बाय कीजिए। नाउ आप बोलोगे कि मैम सिक्योरिटी का मतलब क्या है, इतने देर तो आप शेयर्स बोल रहे थे, अचानक ये सिक्योरिटीज कहा गया। सिक्योरिटीज ये बहुत ब्रॉडर टर्म होता है, उसमें आप शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सारी चीजों को हम सिक्योरिटीज बोलते हैं। नो नीड टू वरी, आपको अभी इसी टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी नहीं है, आप ये टॉपिक आगे पढ़ने वाले। तो अभी बस इतना ही याद रखिए कि सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स। ओके, सो बेसिकली ये हुआ प्रोस्पेक्टस। नाउ थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013
क्या बोलना चाहती है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। चलो, एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इश्यूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स अ रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट और शेल्फ प्रोस्पेक्ट और एनी नोटिस, सर्कुलर, advertisement or any other document inviting from public for the subscription or purchase of any security of a corporate body. So basically क्या है, प्रोस्पेक्टस या क्या बोला है, एनी कंपनी इशूइंग प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। ये दो तीन टाइप्स है जो हम ये अभी पढ़ने वाले हैं आगे। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, एनी डॉक्यूमेंट जो कंपनी हमसे इनवाइट करना चाहती है टू परचेज सिक्योरिटी और सब्सक्रिप्शन, दैट इज नोन एज अ प्रोस्पेक्टस। ओके, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट बोलो, शेल्फ प्रोस्पेक्ट बोलो, फिर नोटिस बोलो किसी चीज के बारे में, सर्कुलर बोलो, एडवर्टीजमेंट बोलो जिसमें ये कहा गया है कंपनी इज एन ऑफरिंग अ सिक्योरिटी टू द जनरल पब्लिक, दैट इज नोन एज प्रोस्पेक्टस अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट 2013। ओके बच्चों, ये किस में गया है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 के अंडर दिया है। Okay, so prospectus must contain true and factual disclosure. Okay, true and factual disclosures are as investors decide to invest based on the information given in the prospectus. Prospectus बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसमें आप जो भी मेंशन करोगे वो ट्रू एंड फैक्ट्स के बेसिस पर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस कुछ भी लिख दिया, हाँ प्रोस्पेक्टस बनाना है, किसी को कुछ पता चलने वाला है, पैसा चाहिए बस हमें, दूसरा कुछ नहीं लेन देन, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस शुड बी ट्रू एंड फैक्चुअल। क्यों होना चाहिए था, क्योंकि जो लोग भाई आपके कंपनी में इंटरेस्टेड इन्वेस्ट करने के लिए, उनको सारी चीज सही पता होनी चाहिए आपके कंपनी के बारे में कि आप क्या कर रहे हो, आपकी कंपनी काम क्या कर रही है, एवरीथिंग इन एंड आउट आपकी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो इसीलिए प्रोस्पेक्टस में सही चीज का डिस्क्लोजर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आप थोड़ा देख लेंगे टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस इश्यूड बाय अ कंपनी। यहाँ पे क्या है, 5 टाइप्स के प्रोस्पेक्टस है जो कंपनी इशू करती है। सो फर्स्ट देख लेते हैं अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। सो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या है, इट इज लाइक अ समरी। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस हम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या बोल सकते हैं, समरी, शॉर्टन समथिंग विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल वन। मतलब क्या है, अगर बहुत बड़ा है आपके कंपनी का एमओ है, उसको एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प में लिखना, एक मान लो 50 पेजेस का बनाना विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग। मतलब क्या कि आप 50 पेजेस, आपका 500 पेजेस का एमओए है और आपको प्रोस्पेक्टस बनाना है बट वेरी शॉर्ट में, बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्टस भी बड़ा नहीं बनाना है, शॉर्ट में बनाना है, तो आप 50 पेजेस में बना रहे हो, बट उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो अप टू डेट होगी और जितनी नीडेड है उतनी सारी इंफॉर्मेशन आप मेंशन करोगी। शॉर्ट एंड समरी लिख रहे हो शॉर्ट में, इतनी, फॉर एग्जांपल आपको समरी तो पता है, इतने बड़े लेसन को हम 4-5 लाइंस में समराइज करते, तो उसमें क्या आता है, पूरे लेसन का सारांश आ जाता है। सो वैसे ही एमओए को हम शॉर्टन करके लिखेंगे, प्रोस्पेक्टस बनाएंगे, उसमें क्या होगा, सारे कंपनी का सारांश आ जाएगा ताकि आपको पता चल सके कंपनी का एग्जैक्ट व्यू क्या है, कंपनी को प्रोस्पेक्टस भेजने के पीछे गोल क्या है। क्लियर, दैट इज नोन एज अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है। ठीक है, it contains the main contents of the prospectus but in brief. It is attached with the application form issued by the company while offering its security. Prospectus के साथ साथ एक फॉर्म भी अटैच किया जाता है, वो होता है सिक्योरिटी का फॉर्म, जो आपको फिल करके देना है कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो कंपनी के शेयर्स बाय करने के लिए।
Abridged prospectus is issued only in case of public offering made by a company. Abridged prospectus कब इशू होता है? ओनली इन केस कंपनी एक पब्लिक ऑफर कर रही है तभी इशू होता है। और उस प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? एक फॉर्म भी अटैच्ड होता है। नेक्स्ट है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक है बच्चों, समझ रहा है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस? आई होप आपको अब्रिज्ड समझ गया हो। शेल्फ प्रोस्पेक्टस, अब मान लो कंपनी स्टार्टिंग में प्रोस्पेक्टस दे रही है, बट ऐसा तो नहीं होता है कि जरूरी है कि यार कंपनी को एक ही टाइम पे सारा कैपिटल लगेगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है। कंपनी को मिड ऑफ द ईयर, मान लो अभी जनवरी चल रहा है, फॉर एग्जांपल जनवरी चल रहा है और कंपनी को जरूरत पड़ सकती है अक्टूबर में कैपिटल के लिए। सो कंपनी क्या फिर से प्रोस्पेक्टस रेज करेगी, फिर से आरओसी के साथ फाइल करेगी, सब कुछ फिर से इतना बड़ा फिर से झमेला मतलब तामझाम करेगी, इतनी बड़ी प्रोसेस होती है। सो ये पूरी प्रोसेस को परफॉर्म करते बैठेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपनी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है ना कि वो सारा प्रोसेस फिर से करती बैठे। सो कंपनी बेसिकली क्या करती है, तो मतलब फिर जब स्टार्टिंग में ही प्रोस्पेक्टस इशू करती है, सो उसी में सारा डिटेल्स मेंशन करती है कि हाँ अभी तो हम कैपिटल आपसे ले रहे हैं, बट हमें फिर से कैपिटल अक्टूबर मंथ में लग सकता है, तो फिर आपको तभी फिर से पे करना पड़ेगा। उसके बदले में हम आपको फिर से शेयर्स तो प्रोवाइड करेंगे, बट आपको फिर से तभी कैपिटल पे करना होगा। और इनकेस अभी ही अगर आपके पास पैसे, तो आप तभी के पैसे भी अभी ही भर सकते हो। दैट इज नोन एज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। हाँ, तभी भी उनको अगर कुछ अल्टरेशन करती है तो कंपनी को आरओसी भैया के पास फिर से सबमिट करना पड़ता है कि हाँ ये हमने चीज अल्टरेशन की है, और आरओसी वाले भैया अप्रूव कर देते हैं। क्लियर? शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, जितने भी बार उनको लगती है तो वो स्टार्टिंग के प्रोस्पेक्टस में ही मेंशन करती है कि हमें ये ईयर में इतने इतने बार कैपिटल की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है। अ पब्लिक कंपनी में रेज फंड फ्रॉम पब्लिक बाय इशूइंग सिक्योरिटीज एज एंड व्हेन इट इज नीडेड मोर फंड्स। जब जब लगता है तब तक वो इशू करती है। For every such issue, fresh prospectus is to be issued. The process of preparing and registering prospectus is very time consuming. So preparing and registering prospectus बहुत time consuming process होती है, tedious process होती है। Thus, instead of preparing fresh prospectus for every issue, a company can prepare a shelf prospectus. हर बार fresh prospectus बनाने से बेहतर है कंपनी एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस बनाती है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस कैन बी यूज्ड फॉर ऑल इश्यूज मेड बाय कंपनी अप टू 1 year from the date of first offering of security under the prospectus। कंपनी क्या करती है, हर बार नए प्रोस्पेक्टस बनाने से बेहतर है शेल्फ प्रोस्पेक्टस बनाती है, जो हम साल भर यूज कर सकते हैं from the date of issuing first prospectus for offering the security। साल भर, मान लो हमने 1 Jan को फर्स्ट प्रोस्पेक्टस इशू किया था, उसमें हमने पूरी जानकारी दी हुई है, पूरी इंफॉर्मेशन मेंशन है कि हमें कब क्या कौन से कैपिटल की कौन से डेट पे जरूरत है। तो हर बार हमें नए प्रोस्पेक्टस की उस टाइम पे जरूरत नहीं है, उस डेट पे बनाने की जरूरत नहीं है, हम वही प्रोस्पेक्टस इशू हर बार कर सकते हैं, और वो कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए हम वही से यूज कर सकते हैं। दैट इज नोन एज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ओके। However, an informative memorandum is to be filed with the ROC every time a subsequent offer of security is made during the validity period of the year of 1 year of the shelf prospectus। हाँ, बस इतना करना पड़ेगा कि आरओसी वाले जो भी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो भी है, बस उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन हर बार पहुंचानी पड़ेगी। हमने जैसे देखा कि आरओसी वाले भैया को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ हम ये पहला वाला प्रोस्पेक्टस या पहली वाली ऑफरिंग कंप्लीट हो चुकी है, हम ये सेकेंड वाली ऑफरिंग को इशू करने वाले हैं। 1 साल के अंदर आप जितने भी बार करते हो तो उतनी बार इंफॉर्मेटिव मेमोरेंडम आरओसी वालों के पास देना जरूरी होता है। ओके, ठीक है। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कंटेन्स लेटेस्ट
material facts such as new charges created on assets of company, changes in financial position from the succeeding offerings. Okay, so उसमें थोड़ी सी भी जो भी चेंजेस आपके कंपनीज में होते हैं वो भी मेंशन करना होता है, कि जैसे कि फाइनेंशियल पोजीशन आपके कंपनी की क्या चेंज हुई है, क्या ऑफर की वजह क्या है, ये सारी छोटी मोटी बातें आपको उसमें मेंशन करना जरूरी होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट। इसमें क्या है, टाइप्स देख लिए, सॉरी बच्चा, दो टाइप्स हमने देख लिए, एक है अब्रीज्ड प्रोस्पेक्ट, दूसरा है कौन सा देखा है हमने, दूसरा शेल्फ प्रोस्पेक्ट। दो टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट हमने देख लिए। हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट, वो है रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट। अब इसमें देख लेंगे इसमें क्या दिया है। ये प्रोस्पेक्ट बेसिकली काइंड ऑफ इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्ट होता है। तो आप बोलोगे कि मैम अगर ये इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्ट है तो ये आया कैसे, आरओसी वालों ने अप्रूव किया कैसे? नाउ इट डज नॉट, इसमें क्या होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिक्योरिटी नहीं होती, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द शेयर प्राइस नहीं होती। इसमें क्या होती है, एक काइंड ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस होती है ना। बुक बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, आप बोलोगे कि मैम अभी ये क्या नया कंसेप्ट आ गया। सी, डोंट नीड टू पैनिक। बुक बिल्डिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसमें जो होता है, इसमें शेयर्स की प्राइस फिक्स्ड नहीं होती है। इसमें क्या होता है, वो मान लो यहाँ पे 10 to 15 रुपीज ऐसे डिक्लेयर कर देते। हमारे एक शेयर की प्राइस कितनी होगी, 10 से लेके 15 रुपीज तक, और ये आपकी जिम्मेदारी या आपके ऊपर निर्भर करता है आप हमें कितना देना चाहते हो। ओके, आप हमारे कंपनी में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो कि मैं देता हूं 12 रुपीज पे XYZ शेयर्स, और दूसरा बोलता है मैं लेता हूं 10 रुपीज पे XYZ से। तो आप क्या करोगे, आप किसका लोगे, 12 रुपीज वाले जो भी है उनका कंसीडर करोगे। ठीक है, सो ऐसा होता है इसमें, दैट इज नोन एज बुक बिल्डिंग प्रोसेस। लीलाव के ऊपर जितनी ज्यादा हायर प्राइस जो लगाएगा उसे वो मिल जाएगा। क्लियर, दैट इज नोन एज बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो थोड़ा ये भी देख लेते हैं क्या है। और रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट इज अ काइंड ऑफ इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्ट, kind of incomplete prospect it does not include complete particulars of quality of shares. Okay, incomplete prospect होता है क्यों, it does not issue the quantity of security offers for or the issue price of security being offered. इश्यू प्राइस डिक्लेयर नहीं की जाती है, ये आपके ऊपर है आप कितना देना चाहते हो। क्लियर, it is usually issued at the time of IPO or for any issue under the book building process. Now IPO मतलब क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी उसके शेयर्स लाना चाहती है मार्केट में फर्स्ट टाइम, दैट इज नोन एज IPO। यहाँ पे भी दिया गया है IPO का मतलब क्या है। IPO क्या है, इज व्हेन कंपनी ऑफर इट शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम अगर कंपनी उनके शेयर्स मार्केट में लाती है, दैट इज नोन एज अ IPO। उसके बाद बुक बिल्डिंग भी थोड़ा बहुत यहाँ पे दिया है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच कंपनी डिटरमाइंस इश्यू प्राइस ऑफ सिक्योरिटी बेस्ड ऑन द डिमांड फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक कितना डिमांड करती है उसके ऊपर वो शेयर प्राइजेस को डिसाइड करती है। 10 रुपए में लेने वाले लोग कितने हैं, 12 रुपए में लेने वाले लोग कितने हैं, और 15 रुपए में लेने वाले लोग कितने हैं, उस बेसिस पे फिर वो शेयर प्राइस डिसाइड करेगी। ठीक है, हुआ बुक बिल्डिंग, IPO क्लियर। और क्यों रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट में इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्ट दिया गया है, क्यों, तो वो उसकी जो है इश्यू प्राइस वो ऑफर नहीं करती है। और रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट शैल हैव सेम ऑब्लिगेशन दैट आर एप्लीकेबल टू द prospectors. Okay, obligations तो सेम ही फॉलो करने पड़ते। A company must file a red hiring prospectus with ROC at least 3 days prior to the opening of subscription list and offer. 3 दिन पहले, ये एटलीस्ट 3 दिन पहले ROC के पास ये होना चाहिए, या कंपनी ने ये फाइल करना चाहिए। ये प्रोस्पेक्टस ROC के पास 3 दिन पहले एटलीस्ट फाइल करना चाहिए कि हम ये रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट फाइल ओपन करने वाले हैं। क्लियर, क्लियर विद द टर्म रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट।
ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेटर ऑफ ऑफर। 3 टाइप्स देख लिए, ब्रिज देख लिया, शेल्फ देख लिया, रेड हायरिंग देख लिया। अब देखते हैं लेटर ऑफ ऑफर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या है। लेटर ऑफ ऑफर नाम से ही थोड़ा सा पता चल रहा है कि यार कंपनी हमें कुछ तो ऑफर करने वाली है, कंपनी हमें कुछ तो ऑफर करने वाली है। अभी ऑफर इन टर्म्स ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटीज जो भी रहेंगे उसी के टर्म्स पे वो ऑफर करने वाली, कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी ही देने वाली। तो देखते हैं, व्हेन अ कंपनी अंडरटेक्स फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स to by making right of issue, offering shares directly to the existing shareholders। इसका मतलब क्या है, मार्केट में जाने से पहले ही कंपनी क्या सोचती है कि हम मार्केट में डायरेक्टली क्यों जाए, क्यों ना हम पहले हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उन्हीं को क्यों ना ऑफर करें, उन्हीं को क्यों ना हम बताएं कि हाँ मैं आपको एक्स्ट्रा 3 शेयर्स दे रहा हूं, आपके जितने शेयर्स है मैंने देख लिए हैं, मान लो आपके 10 शेयर्स है उस कंपनी के, कंपनी ने स्टडी कर लिया है और वो आ रही है आपके पास कि ठीक है मैं मार्केट में जाऊंगा तो मुझे तो शेयर्स मिल ही जाएंगे, पर मैंने सोचा क्यों ना आपका भी मैं फायदा कर लूं और आप ही को मैं सबसे पहले ऑफर कर दूं। आपके पास 10 शेयर्स है तो मैं आपको और 10 शेयर्स देना चाहूंगी। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स प्रपोर्शन टू शेयर्स हेल्ड बाय देम, ऑफरिंग शेयर्स डायरेक्टली टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, प्रपोर्शन जितना का शेयर्स पहले है उतने ही शेयर्स फिर से दोबारा देने हैं। द कंपनी इश्यू डॉक्यूमेंट कॉल्ड लेटर ऑफ ऑफर्स, इट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द ऑफर। क्यों ऑफर कर रही है, सारी डिटेल्स उसमें मेंशन होती है। क्लियर, लेटर ऑफ ऑफर फ्रॉम द टर्म ही हमें डिफाइन हो चुका था कि कुछ तो कंपनी ऑफर कर रही, तो कंपनी क्या बोल रही है, मैं मार्केट में जाऊं तो मुझे तो मिल ही जाएगा, बट क्यों ना मैं मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का ही क्यों ना फायदा कराऊं, मैं उन्हें ही मेरे और शेयर्स क्यों ना दे दूं। क्लियर, ओके। उसके बाद क्या है, ऑफर लेटर। लेटर ऑफ ऑफरिंग, लेटर ऑफ ऑफर देख लिया, अब देख लेते हैं ऑफर लेटर। इसमें क्या दिया है, ओके। An offer letter is an issue to select group of investors by company। इसमें क्या होता है, कंपनी चूज करती है सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को व्हेन इट मेक्स अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। सबको ना देते हुए कंपनी ही सिलेक्ट करेगी कि उन्हें किसको देना है सिक्योरिटी, दैट इज नोन एज ऑफर लेटर। प्राइवेट प्लेसमेंट व्हेन कंपनीज is offering its shares to select group of investors। कंपनी सिलेक्ट करती है ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को किसको उन्हें सिक्योरिटी देनी है या शेयर्स देना है। क्लियर, दैट इज नोन एज एन ऑफर लेटर। ओके, हमने ये 5 टाइप्स पढ़ लिए हैं, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ समरी, शेल्फ प्रोस्पेक्ट, एक ही इशू को हम डिटेल में रहेंगे और एवरी इशू के टाइम में हम उसमें ही थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हम इशू कर देंगे। थर्ड वाला देखा था रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट, जो इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्ट होता है। लेटर ऑफ ऑफर में क्या देखा था, कंपनी हमें शेयर्स ऑफर करती है, एंड ऑफर लेटर में क्या था, कंपनी सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को शेयर्स ऑफर करती है। ओके, दैट इज नोन एज टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, अब थोड़ा देख लेते हैं कंटेंट्स मतलब प्रोस्पेक्टस में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। ओके, सो फर्स्ट होता है, फर्स्ट कंटेंट क्या है, इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स। नाउ इसमें क्या होगा, एवरीथिंग डिटेल्स अबाउट द कंपनीज, जैसे कि हमने एमओए के क्लॉजेस में देखा था, थोड़ा सा उसे याद कीजिए। एवरीथिंग सेम वे इज बीइंग मेंशन्ड इन द इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स की, जैसे कि नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ओके, फिर और भी जितने भी हमने क्लॉजेस देखे थे वो लाइबिलिटी क्लॉज, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड इन इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स इन प्रोस्पेक्टस। ओके, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, डिक्लेरेशन। हम ये देखेंगे इन डेप्थ, डोंट वरी। डिक्लेरेशन तो क्या है कि डिक्लेयर करना कि हाँ इसमें जो भी चीजें मेंशन गई है
वो सेम मेंशन की है, और ये एमओए और एओए को ध्यान में रख के प्रोस्पेक्टस हमने बनाया हुआ है, और इसके अलावा हम कंपनी ऐसा कुछ भी काम नहीं करने वाली है, डिक्लेयर करती है कंपनी। ओके, और ये जो भी हमने बनाया है प्रोस्पेक्टस, और जो भी हम कंपनी फॉर्म की है, और आगे भी हम जो भी प्रोसेस करने वाले हैं, वो अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इसके अंडर ही करने वाले हैं। ओके, ठीक है, ऐसा डिक्लेयर करती है। एंड थर्डली क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट। नाउ आप ये जाते हो हर एक के पास, लॉयर्स के पास, आपके लॉयर्स, सीएस, सीएफओस, आपके जो भी वैल्यू इंजीनियर्स है, आपके जो भी एक्सपर्टीज है, उनको आप सभी को दिखाते हो और पूछते हो कि हाँ जो भी हमने बनाया वो सही बनाया है या नहीं। और अगर हाँ एक्सपर्ट बोलते कि हाँ ये सही है, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, आप आगे प्रोसेस कर सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट, उनकी साइंस। ओके, ठीक है। एंड उसके बाद एनी अदर मैटर प्रिस्क्राइब इन द बाय द कंपनीज एक्ट, ये है। तो ये हुए कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले क्या है, इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट, एवरीथिंग मेंशन्ड अबाउट द कंपनीज, उनके रिपोर्ट्स। उसके बाद क्या है, डिक्लेरेशन, कि डिक्लेयर करती है हमने जो भी किया है एमओए एओए के साथ कंपाइल करके किया है, और हमने सारा भी प्रोस्पेक्टस है उसी तरह से बनाया है। एंड नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट, हमारे कंपनी के ये इतने एक्सपर्ट्स है और इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो भी है वो सही से है, हम पे ट्रस्ट कीजिए और ये हमारा प्रोस्पेक्टस पढ़िए। क्लियर? तो थोड़ा सा इन डेप्थ देख लेते हैं। प्रोस्पेक्टस contains information and reports. As per Companies Act, prospectus must contain information such as name of the issuing company, its full registered address with phone numbers, email ID, nature, number, prices of securities being offered, details about merchant bankers, registrar to the issues, names of stock exchange where the shares are to be listed. ये भी मेंशन करना होता है कि कहाँ NSE, BSE कहाँ लिस्ट होने वाला है। सी डोंट वरी, एक नई टर्म्स है आपके लिए, हम ये भी पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना ही NSE एंड BSE इतना ही ध्यान रखिए, मैं उसमें अभी आपको पढ़ाने नहीं जाऊंगी, ठीक है। सो कहाँ लिस्ट है, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ इशू क्या है, क्लोजर डेट क्या है, एवरीथिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंपनी पोजीशन, सब कुछ मेंशन होता है। क्लियर? इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स में। उसके बाद डिक्लेरेशन, देयर शुड बी डिक्लेरेशन बाय कंपनी सेइंग दैट ऑल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट हैव बीन कंपाइल्ड विद एंड दैट द प्रोस्पेक्टस डज नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेबी एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस में देयर अंडर। जो भी बनाया है हमने कंपनीज एक्ट को सारी चीजें कंपाइल करके बनाया है, सारे एक्ट को ध्यान में रख के बनाया हुआ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, और इसके बाहर हम कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट। सो एक्सपर्ट क्या बोलना चाहते हैं, अ प्रोस्पेक्टस में कंटेन स्टेटमेंट मेड बाय कंपनी सेक्रेटरी, चार्टेड अकाउंटेंट, cost accountant, valuer, engineer, etc. relating to the matters that they have looked into and written consent to issue the prospectus. वो कंसेंट देती है इन राइटिंग कि आपने जो भी प्रोस्पेक्टस बनाया है वो सही बनाया है। कौन कौन? आपके सीएस, आपके कंपनी सेक्रेटरी, आपके वैल्यूअर, आपके इंजीनियर्स, आपके सीएफओस, आपके लॉयर। सो एवरी पर्सन इज बीइंग इन कंसेंट इन राइटिंग कि आप आगे प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। एंड फोर्थली लास्टली एनी अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज एक्ट। क्लियर? ओके, सो हमने कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस भी देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स इन रिलेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस टू बी मेड पब्लिक इशू कर रहे हैं तो आपने प्रोस्पेक्टस भी इशू करना चाहिए, फाइल्ड विद सेबी।
Okay. A draft prospectus filed with SEBI by company should be made available to the public and to the stock exchange where the company wants to list its shares. ये पब्लिक के पास भी होना चाहिए, ड्राफ्ट्स को ऑफर करना चाहिए, और सेबी के पास भी होना चाहिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं जाएंगे इन डेप्थ। मतलब क्या कि जिस पे आपको शेयर्स को लिस्ट करना चाहिए उनके पास और पब्लिक के पास आपने प्रोस्पेक्टस होना चाहिए। साइंड बाय डायरेक्टर्स, जो भी डायरेक्टर्स है उन्होंने साइन करना चाहिए, ऑल डायरेक्टर्स। ओके। थर्ड क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। अ कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन द कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी रजिस्टर्ड with the ROC before issuing it to the public। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास आपकी प्रोस्पेक्टस रजिस्टर्ड होनी चाहिए पहले, बिफोर इशूइंग टू द पब्लिक। पब्लिक से पहले ROC के पास वो रजिस्टर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो हाँ बोलते तो आप आगे प्रोसेस कर सकते हो। क्लियर। थर्ड है डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। A prospectus has to be dated. The date on the prospectus is considered as a date of publication of prospectus। कब prospectus आने वाला है। Clear? And lastly, issuing prospectus to the public। Prospectus must be issued to the public within 90 days from the date of registry of copy with the ROC। ROC के बाद 90 days के अंदर वो पब्लिक के पास जानी चाहिए। क्लियर। ओके, तो ये है स्टैट्यूटरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन रिलेशन टू द प्रोस्पेक्टस, कि प्रोस्पेक्टस पब्लिक के पास जानी चाहिए, जहां लिस्ट करना है उनके पास होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, डायरेक्टर्स ने साइन करनी चाहिए। उसके बाद क्या है, रजिस्ट्रेशन विद ROC होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिफोर द पब्लिक। उसके बाद क्या है, डेटिंग प्रोस्पेक्टस कब आने वाला है, और इश्यूइंग प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक। जैसे ही आप ROC के पास रजिस्टर्ड करते हैं उसके बाद 90 डेज के अंदर वो पब्लिक के पास जाना चाहिए। क्लियर। उसके बाद देखते हैं पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर वो कोई चीज फॉलो नहीं करती है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या क्या क्या फाइन या पेनल्टी हो सकती है, देखते हैं। अ कंपनी शेड बी लाइबल। अगर वो जो भी चीजें मेंशन है तो अगर वो फॉलो नहीं करती है या कोई चीज है जो मेंशन नहीं है और वो चीज कर रही है तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। द कंपनी शेड बी लाइबल टू पे फाइन बिटवीन 50,000 and 3 lakhs। ओके। अगर वो फर्स्ट टाइम है, उसे पता ही नहीं है कि यार ये गलती हुई है मेरे से, मुझे सच में पता नहीं था, तो यार लॉ भी बोलता है कि ठीक है फर्स्ट टाइम है, ठीक है हम आपको छोटी सी फाइन देंगे, पनिश तो आपको मिलेगी ही बट आपको फाइन के तौर पे मिलेगी। कितना फाइन, 50,000 से लेके 3 लाख तक हो सकता है। नेक्स्ट, एवरी पर्सन who is knowingly involved in the issue such as prospectus will be punishable with imprisonment for up to 3 years or fine with 50,000 and 3 lakhs or both। So basically जो भी साइन देते हैं डायरेक्टर्स, उन्हें पता है कि ये गलत है और हम गलत काम करने वाले हैं, हमें कुछ लेन देन नहीं है, हमें बस पैसा चाहिए, और वो फंस गए उस चीज में, वो फंस गए, तो उन्हें क्या, उन्होंने वो चीज जानबूझ के की, तो उन्हें क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट, जेल जाना पड़ सकता है 3 साल तक, या फाइन, या दोनों, जेल और फाइन दोनों हो सकती है। क्लियर। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। ठीक है। उसके बाद क्या है, मिसस्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। दिस एज द इन्वेस्टर्स मेक देयर इन्वेस्टमेंट based on the information given in the prospectus, care should be taken that ensure all information is accurate and no material fact is omitted। इंफॉर्मेशन सारी एक्यूरेट है और कुछ भी फैक्ट को आपने डिस्क्लोज नहीं किया है ऐसा नहीं होना चाहिए, या ओमिट किया या कट कर दिया ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है वो है, फिर वो चाहे सही हो, फिर वो चाहे आपका लॉस हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, वो मेंशन होना ही चाहिए फैक्ट्स के साथ। एन अनट्रू स्टेटमेंट और मिस स्टेटमेंट मीन्स, गलत स्टेटमेंट का मतलब, द स्टेटमेंट इज मिसलीडिंग इन फॉर्म और कंटेंट। गलत स्टेटमेंट कुछ मिसलीड कर रही है। सेकंड, देयर वेयर एनी इंक्लूजन ऑफ स्टेटमेंट और इट्स ओमिशन इज लाइकली टू मिसलीड द रीडर। रीडर को लग सकता है कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ तो मिसिंग लग रहा है। Clear? That is known as misstatement in the prospectus. Okay? If an investor has bought shares of company based on the prospectus which has misleaded information or suppressed material information, then he can take action against the company
फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, कौन से बेसिस पे? आपके प्रोस्पेक्टस पढ़ के इन्वेस्ट कर रहा है, और उसे बाद में पता चल रहा है कि यार ये कंपनी मिसलीड कर रही है, ये मिसगाइड कर रही है, हमारे पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही है, प्रोस्पेक्टस में कुछ अलग दिखाया था और काम कुछ अलग कर रही है, तो इन्वेस्टर उस कंपनी के ऊपर एक्शन ले सकता है, उसे उतना राइट होता है क्योंकि उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया है भैया, उसके मेहनत के पैसे लगाए हुए कंपनी में। ओके, तो ये कंपनी का काम है कि जो भी पैसे लगा रहा है उनका सही से यूटिलाइजेशन हो, ठीक है, और जो उनका भरोसा है वो भी टिका रहे। क्लियर? इफ देयर इज एनी अनट्रू और मिसस्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, द कंपनी एंड person responsible for issuing such prospectus will have to face the following liability। जो भी साइन कर रहे हैं, जो भी इश्यू कर रहे हैं, आपके मान लो आप जो भी बोल रहे हैं वो आपके जो आपके एक्सपर्ट्स है, डायरेक्टर्स है, सबको पनिश मिलेगी। ओके, आपके सीएस, लॉयर्स, वैल्यूअर, इंजीनियर्स, आपके डायरेक्टर्स जो साइन करते हैं, एवरी पर्सन विल बी लाइबल फॉर द पनिशमेंट। ओके, और उसमें क्या है? सिविल लाइबिलिटी क्या होगी? पे कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस सफर्ड बाय इन्वेस्टर्स, कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ता है। क्रिमिनल लाइबिलिटी, कंपनी और इट्स ऑफिसर विल बी फाइंड फॉर क्रिमिनल और इम्प्रिजन्ड और बोथ, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द लॉयर। क्लियर? तो हमने यहाँ पे 4 टॉपिक खत्म कर चुका है, वो है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सो कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने देखे इस चैप्टर में? एमओए के बारे में पढ़ा है, एओ के बारे में पढ़ा है, प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ा है। क्लियर? आई होप आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आए हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम में मेरा जो लेक्चर है वो समझ नहीं आया हो, प्लीज लेक्चर देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक पढ़िए, दोबारा लेक्चर देखिए, आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझ आई हो। हाँ, और बेग पॉइंट, आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो ना घर पे, राइटिंग प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। अगर आपको आपका पेपर कंप्लीट करना हो तो राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट, ठीक है। और पहले के चैप्टर्स का रिवीजन हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आगे का ही पढ़ रहे हो, पीछे का कुछ याद नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले के चैप्टर्स का भी रिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो वी आर डन विद द 4 चैप्टर्स, और हम नेक्स्ट सेशन में थोड़ा इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे। टिल देन विल स्टॉप हियर। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय, और स्टडी कंटिन्यू रखिए। ओके, चलो बाय बाय, सी यू।